नमस्कार, गुड इवनिंग। अभियान चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान विषय की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे दक्षिण एशिया शब्दावली का क्या अर्थ है। दक्षिण एशिया जो शब्दावली है वो भारत और इसके पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए प्रयुक्त की जाती है। ये जो भारत और इसके पड़ोसी देश हैं, ये दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं और इन देशों में भारत मुख्य देश के रूप में माना जाता है। ये जो इसके पड़ोसी देश हैं, इनकी या तो भारत से सीमा लगती है या ये इसके पड़ोस में स्थित हैं। ये उपमहाद्वीपीय क्षेत्र अपने आप में एक विशिष्ट क्षेत्र है, क्योंकि इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी इस क्षेत्र को एक विशिष्ट प्राकृतिक अवस्थिति प्रदान करती है। ये क्षेत्र अपने आप में एक विशिष्ट भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के ये जो 7 देश हैं, उनमें अलग अलग राजनीतिक प्रणालियाँ पाई जाती हैं और इस लेसन के अंदर हमारे को पढ़ना भी यही है कि ये जो विभिन्न देश हैं दक्षिण एशिया के, इनमें कैसी शासन प्रणालियाँ हैं और क्या इनका शासन का इतिहास रहा है और साथ ही भारत के साथ इन देशों के संबंध कैसे हैं और विवाद अगर किसी देश के साथ हैं तो उन विवाद के बिंदुओं के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की शासन प्रणाली से शुरुआत करते हैं। तो पाकिस्तान की शासन प्रणाली कैसी है, ये अगर आपसे 1 नंबर के प्रश्न में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में पूछा जाए तो अपने को बताना है कि पाकिस्तान की शासन प्रणाली कभी लोकतंत्र की तो कभी सैनिक शासन के इतिहास वाली रही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 में भारत से विभाजित होकर के बना है और पाकिस्तान ने अपना संविधान निर्माण करने के बाद शासन जनरल अयूब खान ने शासन पर कब्जा किया, सैनिक शासन की स्थापना की। हालांकि सैनिक शासन की स्थापना होने के बाद, राष्ट्रपति बनने के बाद वो चुनाव भी करवा लेते हैं, लेकिन जनता उनके विरुद्ध विद्रोह कर देती है, उनके शासन के खिलाफ हो जाती है। एक बार फिर जनरल याहिया खां के नेतृत्व में पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना होती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनाई जाती है तत्पश्चात, और ये निर्वाचित सरकार 1971 से लेकर 1977 तक रहती है। फिर 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार को गिरा दिया और सैन्य शासन की स्थापना करते हैं, लेकिन बाद में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ता है जनरल जिया उल हक को, और 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार बनती है। ये निर्वाचित लोकतंत्र 1999 तक कायम रहता है। 1999 में फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार को हटा करके और सैनिक शासन को स्थापित कर लेते हैं। हालांकि 2001 में वो राष्ट्रपति के रूप में अपना निर्वाचन भी करवा लेते हैं, लेकिन सैनिक शासन की स्थापना होती है। फिर जनता विद्रोह करती है और लोकतांत्रिक शासन के लिए मांग की जाती है। 2008 से लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर, और वर्तमान में भी वहाँ पर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन ही कायम है और प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर शासन का संचालन कर रही है। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना रहने का कारण क्या है कि वहाँ पर सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का दबाव है शासन के ऊपर, जिस वजह से वहाँ स्थायी लोकतांत्रिक सरकारों का निर्माण नहीं हो पाया है। अब हम दूसरा जो देश जिसकी शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की शासन प्रणाली भी पाकिस्तान के जैसे ही है, कभी लोकतंत्र तो कभी यहाँ सैनिक शासन का इतिहास रहा है।
देखिए, बांग्लादेश नाम का कोई देश 1947 में नहीं था। 1947 से 1971 तक ये बांग्लादेश जो है ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक हिस्सा था। 1970 में वहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव में ये पूर्वी जो पाकिस्तान था, पूर्वी बंगाल भी हम कह सकते हैं उसको, वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली एक पार्टी है अवामी लीग, वो सारे ही सीटों के ऊपर चुनाव जीत जाती है और पाकिस्तान का ये विरोध करते हैं और ये एक अलग स्वतंत्र देश के रूप में अपने आप को स्थापित करवाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान सरकार के द्वारा यहाँ पर सेना का प्रयोग किया जाता है। जब वहाँ सेना का प्रयोग किया जाता है तो लाखों की तादाद में लोग जो हैं, पूर्वी पाकिस्तान के लोग, वो भारत में शरणार्थी के रूप में दाखिल हो जाते हैं। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है और भारत के ऊपर भी आर्थिक दबाव पड़ता है क्योंकि लगभग 20 लाख के आसपास जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो भारत में आ जाते हैं शरणार्थी के रूप में। तो भारत भी पाकिस्तान सरकार से कहता है कि भाई आप इन शरणार्थियों को वापस लें और ये जो पूर्वी पाकिस्तान में समस्या है, जो विद्रोह हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उनका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कीजिए। तो पाकिस्तान इसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में मानता है और जो पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान में थी, जनता के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसके विरुद्ध भारत जब बोलता है तो पाकिस्तानी सेना भारत में घुस आती है, भारत के ऊपर आक्रमण कर देती है। जवाब में भारतीय सेना जो है वो युद्ध मैदान में उतर जाती है और भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध हो जाता है। युद्ध में भारत की जीत होती है और एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। दिसंबर 1971 में एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश की स्थापना होती है। बांग्लादेश की में जब पहली बार शासन व्यवस्था की स्थापना की बात आती है तो संसदीय शासन प्रणाली की ही स्थापना की जाती है, लेकिन 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संसदीय शासन प्रणाली को हटाकर और वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। इससे स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरीके से तानाशाही शासन व्यवस्था की सी स्थापना होने लगती है। अगस्त 1975 में सेना उनके विरुद्ध बगावत कर देती है और शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे जाते हैं। फिर नए सैनिक शासक जियाउर रहमान अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और 1979 के चुनाव में विजयी रहते हैं। 1990 तक हालांकि बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा, लेकिन जनता इस शासन को पसंद नहीं करती है, विद्रोह कर देती है और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हेतु 1991 में लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं और तब से वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कायम है। तो ये थी बांग्लादेश की शासन प्रणाली और वहाँ का इतिहास। फिर हम अगली जो देश की शासन प्रणाली देखने जा रहे हैं वो है नेपाल। नेपाल में जो शासन प्रणाली है वो 2008 तक वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था और उसके बाद में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाती है। अतीत की अगर अपन बात करें तो नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था और यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 1990 में लोकतांत्रिक आंदोलन होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप राजा जो है वो लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लेते हैं। वहाँ संसद की स्थापना की जाती है, लेकिन 2002 में राजा संसद को भंग कर देता है और लोकतंत्र का भी सफाया कर देता है। नेपाल में राजा की सेना, माओवादी और लोकतंत्र समर्थकों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष चलता है। 2006 में व्यापक लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन होते हैं और 7 पार्टियां मिलकर के एक 7 पार्टी अलायंस बनाती हैं और राजा का विरोध किया जाता है। राजतंत्र की स्थापना की जो राजतंत्र वहाँ पे स्थापित था उसके उन्मूलन के लिए पूरी तरीके से प्रयास करते हैं, सभी आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और इस राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पूर्ण रूप से जो समापन है, पूर्ण रूप से जो उन्मूलन है वो 2008 में हो जाता है।
तो 2008 में नेपाल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था समाप्त हो जाती है और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेपाल में नया जो संविधान है वो 2015 में लागू किया गया है। तो इस तरीके से नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। अब हम अगले देश की शासन व्यवस्था की तरफ चलते हैं, जो है श्रीलंका। तो श्रीलंका भी लगभग भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था और यहाँ भी अंग्रेज़ी हुकूमत हुआ करती थी। श्रीलंका जो है वो 1948 में अंग्रेज़ी दास्ता से मुक्त होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना करता है और भारत से इसकी समानता है। जैसे भारत में शुरू से ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही है, वैसे ही श्रीलंका में भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक सफल इतिहास रहा है। लेकिन श्रीलंका को एक बड़ी जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो है वहाँ का जातीय संघर्ष। वहाँ पर दो मुख्य जातियाँ हैं। बहुसंख्यक जो जाति है, समुदाय है, वो है सिंहली समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में तमिल समुदाय है, जिनके बीच में जातीय संघर्ष पाया जाता है। शासन सत्ता को लेकर भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति रहती है और तमिल जो हैं वो अब अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिट्टे जो है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, वो श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। तो ये एक समस्या है जातीय संघर्ष की श्रीलंका में, जिसका उसे सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर शासन प्रणाली जो है वो लोकतांत्रिक ही रही है। अगला देश है भूटान। तो भूटान में संवैधानिक राजतंत्र का इतिहास है। संवैधानिक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वहाँ पर स्थापित है 2008 से। और बात अगर अपन मालदीव की करते हैं तो मालदीव जो है वहाँ 1968 तक सल्तनत का शासन हुआ करता था और 1968 के बाद वो गणतंत्र बनता है और वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है। यानी राष्ट्रपति शासन का वास्तविक प्रधान होता है और राष्ट्रपति के जनता द्वारा चुनाव होते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माण राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है और राष्ट्रपति के प्रति ही मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार से गणतांत्रिक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है मालदीव में। ये हमने हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उन सब की शासन व्यवस्थाओं के बारे में देखा। अब ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है, इसमें शांति की स्थापना के लिए, सहयोग के लिए, इनके सामूहिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन या संस्था की स्थापना की गई है, जिसका नाम है दक्षेश। इसे इंग्लिश में शार्क कहते हैं और इसका पूरा नाम जो है वो हिंदी में है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और इंग्लिश में है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि दक्षिण एशियाई जो देश हैं, जो क्षेत्र है, इसमें सहयोग स्थापित करने के लिए, आपसी सहयोग से, सामंजस्य से, विकास को के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई है। तो सार्क की स्थापना जो है वो 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होती है और सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। देखिए, जब सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, तो इसमें 7 सदस्य देश थे: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं, तो सार्क में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। 8वां जो सदस्य देश है वो है अफ़गानिस्तान और ये 2007 में सार्क का सदस्य बना है। सार्क की जो स्थापना का उद्देश्य है वो आपको बताया जा चुका है। दक्षिण एशियाई देशों में सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक क्षेत्र में सहयोग और इनके बीच जो भी समस्याएं हैं, विवाद हैं, उनका शांतिपूर्ण समाधान करने हेतु सार्क की स्थापना की गई है।
अब सार्क से संबंधित दो मुख्य संधियां हैं जो कि की गई हैं इन सदस्य देशों के द्वारा। वो उसमें पहली संधि है साप्टा, SAPTA, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1995 में की गई संधि है। और साप्टा जो है वो सार्क के सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई है। और दूसरी मुख्य संधि है साफ्टा, SAFTA, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया की स्थापना करने के लिए इन देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए ये जो साफ्टा संधि है ये की गई थी 2004 में। 2004 में संधि की गई थी, लेकिन ये संधि लागू होती है 1 जनवरी 2006 को। तो साफ्टा के बारे में हमें दो सन याद करने हैं। एक तो संधि हुई तो थी 2004 में, लेकिन ये लागू हुई है 1 जनवरी 2006 से। तो ये दोनों संधियां आपको ध्यान रखनी है। एक टॉपिक इस लेसन में है कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष। तो देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के कुछ मुख्य बिंदु हैं। एक तो विभाजन के बाद ही जो लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी संपत्तियों के बंटवारे को लेकर के विवाद है। फिर कश्मीर को लेकर के विवाद है, नदियों के पानी को लेकर विवाद है, और पाक समर्थित जो आतंकवाद है उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद की स्थिति रहती है, संघर्ष की स्थिति रहती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे। पहला जो युद्ध है वो 1947-48 में हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था, इसका कारण था कि पाकिस्तान के द्वारा कबायलियों के भेष में सैनिक भेज दिए गए थे, आतंकवादी भेज दिए गए थे, और वो कश्मीर में आकर के आतंक फैलाते हैं, हमला कर देते हैं। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। युद्ध में भारत की जीत होती है। दूसरा युद्ध जो है वो 1965 में होता है। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है वो भी कश्मीर विवाद को लेकर ही हुआ था। और इस युद्ध में भी भारत की जीत होती है। और युद्ध के बाद जो समझौता किया जाता है वो ताशकंद समझौता कहलाता है। और ये समझौता 10 जनवरी 1966 को किया गया था। भारत की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान जो हैं वो संधि के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। तीसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971 में होता है। ये हमने जब बांग्लादेश की शासन व्यवस्था देख रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश को लेकर के पूर्वी पाकिस्तान वाली जो स्थिति पैदा हुई थी संघर्ष की, उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है। और 1971 के युद्ध में भी भारत की विजय होती है, पाकिस्तान की हार होती है। और युद्ध के बाद में जो समझौता किया जाता है वो शिमला समझौता कहलाता है। ये समझौता 3 जुलाई 1972 को होता है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक के बीच में ये समझौता होता है। चौथा बड़ा युद्ध 1999 का कारगिल युद्ध है, जिसमें भारत की तरफ से ऑपरेशन विजय चला करके और युद्ध को जीत लिया जाता है। तो चारों ही जो भारत पाकिस्तान के बड़े युद्ध हैं, 1947-48 वाला, 1965 का, 1971 का और 1999 का, इन चारों ही युद्धों में भारत की जीत होती है। तो ये थे 4 बड़े संघर्ष। अब हम देख लेते हैं कि इस लेसन में से प्रश्न कैसे आने हैं। तो इस चैप्टर में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 2 रिक्त स्थान में वाले प्रश्न आएंगे, एक अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आना है 2 नंबर का। तो बड़े जो प्रश्न हैं वो आपको इस चैप्टर में नहीं करने हैं, क्योंकि इसमें से बड़ा जो प्रश्न है दीर्घ लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न नहीं आना है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश
दक्षिण एशिया से संबंधित नहीं है। तो जब दक्षिण एशिया को हमने डिफाइन किया था तभी मैंने बताया था कि 7 देश आते हैं दक्षिण एशिया में। सातों के नाम आपको ध्यान अगर हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा चीन। तो देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों दक्षिण एशिया से संबंधित हैं, लेकिन चीन इस क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, दक्षेश या सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में, 1985 में, 1990 में या 1995 में। तो देखिए सार्क की, दक्षेश की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी। दिसंबर 1985 में, 7-8 दिसंबर 1985 को दक्षेश या सार्क की स्थापना हो जाती है। और स्थापना कहाँ होती है? ढाका में होती है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलंका में किस समुदाय का शासन पर प्रभुत्व है? सिंहली, तमिल, भील या संथाल? तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय है, सिंहली समुदाय, उसका शासन पर प्रभुत्व है। और इसी को लेकर के जो तमिल जाति है उसका मतभेद रहता है सिंहली समुदाय के साथ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? तो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है दिसंबर 1971 में। दिसंबर 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का हिस्सा था। नेक्स्ट, शिमला समझौता कब हुआ? 3 जनवरी 1972 को, 3 जुलाई 1972 को, 3 सितंबर 1972 को या 3 दिसंबर 1972 को? तो देखिए 1971 वाला जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद शिमला समझौता होता है। एक हिंट मैं आपको ये भी दे दूं कि ये समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो इसका आंसर होगा 3 जुलाई 1972 को। नेक्स्ट, सिंधु जल संधि कब हुई थी? भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी को लेकर के विवाद रहता है, जिसका समाधान करने के लिए विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये संधि हुई थी। तो संधि कब हुई? 1960 में, 1962 में, 1964 में या 1966 में? इसका सही उत्तर है ए, 1960 में सिंधु जल संधि होती है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश भारत की किस नीति का हिस्सा है? पहला ऑप्शन लुक ईस्ट व एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन लुक वेस्ट व एक्ट वेस्ट पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन लुक नॉर्थ व एक्ट नॉर्थ पॉलिसी या द का ऑप्शन लुक साउथ और एक्ट साउथ पॉलिसी। तो इसका उत्तर होगा ए, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो कि भारत ने आसियान के प्रति अपनाई है, उसमें बांग्लादेश भारत का हिस्सेदार है। अगला प्रश्न, लिट्टे नाम का जो उग्रवादी संगठन है वो किस देश से संबंधित है? नेपाल से, श्रीलंका का, बांग्लादेश का या पाकिस्तान का? तो लिट्टे के बारे में हमने जब श्रीलंका की शासन व्यवस्था देख रहे थे, हम वहाँ की जातीय संघर्ष की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि लिट्टे श्रीलंका का एक उग्र संगठन है, उग्रवादी संगठन है। साफ्टा संधि कब लागू हुई? साफ्टा संधि संबंधित है सार्क से और ये कब लागू हुई? 1 जनवरी 2006 को, 1 फरवरी 2006 को, 1 मार्च 2006 को या 1 अप्रैल 2006 को? तो साफ्टा संधि लागू होती है 1 जनवरी 2006 को। और संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे?
2004 में। नेक्स्ट, नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनता है? तो नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनता है? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? तो नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है 2008 में। अब हम कुछ अति लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मालदीव कब गणतंत्र बना? देखिए, मालदीव में पहले सल्तनतकालीन जो शासन था वो कायम था, लेकिन 1968 में मालदीव जो है वो गणतंत्र बन जाता है। दूसरा प्रश्न, 1947 से 1971 तक बांग्लादेश किसका अंग था? किस देश का पार्ट था बांग्लादेश? तो ये पाकिस्तान का हिस्सा था। अगला प्रश्न, किस वर्ष पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया? तो पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है 1998 में। अगला प्रश्न, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण कब किया? तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किया है, 1974 में और 1998 में। और दोनों ही जो परमाणु परीक्षण है वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के पोखरण में किए गए हैं। दोनों जो परमाणु परीक्षण भारत ने किए हैं वो कहाँ किए हैं? राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पोखरण स्थान पर किए गए हैं। नेक्स्ट, अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क का सदस्य बना? तो अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बनता है। दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दक्षेश का 15वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी को लेकर किन 2 दक्षिण एशियाई देशों के बीच विवाद की स्थिति है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी को लेकर विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला प्रश्न, वर्तमान में दक्षेश में कितने सदस्य देश हैं? तो दक्षेश में वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं। जब संगठन की स्थापना हुई थी 1985 में, उस समय सदस्य देशों की संख्या 7 थी। नेक्स्ट, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? तो 7 पार्टी अलायंस बनाया गया था नेपाल में। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और ये श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, लिबरलाइजेशन किया? तो सबसे पहले श्रीलंका ने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया है। नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में कौन सी पार्टी ने 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय प्राप्त की? तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग। नेपाल में नया संविधान किस वर्ष लागू हुआ है? नेपाल में नया संविधान लागू हुआ है 2015 में। श्रीलंका अंग्रेजी दासता से कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका अंग्रेजी दासता से स्वतंत्र होता है 1948 में। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता हमने पढ़ा था कि 1965 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता किया जाता है 10 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच ये समझौता होता है भारत पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट, सर क्रीक और कच्छ द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद की स्थिति है? तो इन दोनों सर क्रीक और कच्छ द्वीप दोनों क्षेत्रों को लेकर विवाद की स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब कुछ लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। पाकिस्तान की शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था हमने देखी थी, कभी सैनिक शासन की तो कभी लोकतांत्रिक शासन का इतिहास रहा है वहाँ पर।
पाकिस्तान में संविधान निर्माण के बाद जनरल अयूब खान ने सैनिक शासन की स्थापना की, परंतु जनता की मांगों के फलस्वरूप लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। परंतु पाकिस्तान में स्थिर लोकतांत्रिक शासन कायम नहीं रह पाया है। वहाँ कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतांत्रिक शासन का इतिहास रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार है। ये शहबाज है, इसको आप शहबाज पढ़ें। ये शहबाज शरीफ है, शहबाज। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के कोई दो कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ज़्यादा अपने को नहीं लिखने हैं क्योंकि इस पाठ से बड़ा प्रश्न नहीं आना, सिर्फ 2 नंबर का ही लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 बिंदु जो हैं वो काफ़ी हैं। 2 बिंदु आप लिख करके उनकी व्याख्या कर दें। पहला कारण हम दे सकते हैं कश्मीर समस्या। विभाजन के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत का अंग बना दिया गया था। विधिवत कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा हो जाता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कश्मीर पर अपना दावा करता है और कश्मीर को लेकर के 2 बड़े युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुके हैं, 1947-48 का और 1965 का युद्ध। नेक्स्ट, दूसरा कारण हम दे सकते हैं जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी को लेकर के और इन नदियों के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनको लेकर के विवाद की स्थिति बनी हुई है। तीसरा प्रश्न, भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेदों को स्पष्ट कीजिए। तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद की स्थिति है एक तो, और दूसरा कारण हम दे सकते हैं कि भारत में बांग्लादेशियों के अवैध आप्रवास का बांग्लादेश की सरकार खंडन करती है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के संबंधों की विवेचना कीजिए। तो दक्षिण एशिया में भारत और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों लगभग साथ साथ आज़ाद हुए थे और दोनों ने ही लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की। भारत और श्रीलंका सरकारों के संबंधों में तनाव का कारण है श्रीलंका का जातीय संघर्ष। वहाँ जो सिंहली और तमिल जाति के बीच में हितों को लेकर के, राजनीतिक हितों को लेकर टकराव की स्थिति होती है, तो उसमें भारत सरकार जो है वो समय समय पे बातचीत करती है, क्योंकि ये तमिल समुदाय जो है वो भारत से ही निकला है। भारत के तमिलनाडु राज्य के ही ये मूल निवासी थे। तो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो भारत सरकार पर दबाव बनाते हैं कि आप तमिलों के हितों की रक्षा के लिए श्रीलंकाई सरकार से बात करें। तो इसलिए भारत जो है वो वहाँ प्रयास करता है कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन 1989 से भारत सरकार श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का ही अनुसरण कर रही है। भारत और नेपाल के संबंधों में विवाद के बिंदु बताइए। तो भारत नेपाल के बीच वैसे तो अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छा इतिहास रहा है दोनों के बीच संबंधों का, लेकिन कुछ बिंदुओं को लेकर के विवाद की स्थिति है। एक तो वर्तमान में चीन के साथ नेपाल की जो बढ़ती हुई नज़दीकियां हैं उनको लेकर के भारत और नेपाल के बीच मतभेदों की स्थिति उभरी है, और साथ ही नेपाल के माओवादी आंदोलन को भी भारत अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। नेपाल का मानना है कि भारत नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और ये दोनों के बीच संबंधों में मतभेद का कारण बना है। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है दक्षेश या सार्क पर टिप्पणी लिखिए। तो वैसे तो पहले बताया जा चुका है ये सारी बातें, लेकिन अपन इसको एक टिप्पणी के रूप में देख लेते हैं। दक्षेश या सार्क जो है वो 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, जो इन देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग हेतु कार्यरत है तथा साथ ही सदस्य देशों के विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु भी कार्य करता है। और वर्तमान में दक्षेश के सदस्य देशों की संख्या 8 है। स्थापना के समय 1985 में सदस्य देशों की संख्या 7 थी और 8वां जो सदस्य देश है वो अफ़गानिस्तान है, जो कि 2007 में इसका सदस्य बना था।
इसी के साथ ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।